आवाज आ रही है बच्चों ऑनलाइन वालों? यस सर। ठीक है बच्चों, आज नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, हाँ भाई खत्म हो गया और कितना पढ़ोगे, रिवीजन भी चालू हो गया था। ठीक है, हेडिंग डाल लो बच्चों, क्या चैप्टर का नाम? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये ना, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसको बंद कर दो यार, उसको बंद कर दो, इसको चला लो। लाइट जला लो भाई, सोने का प्लान है क्या? जला लो लाइट। हाँ। ठीक है, हो गया भाई, चल रहा है। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ऑप्टिक्स क्या होता है। ठीक है, कभी चश्मा बनाने गए हो आप लोग? लगा नहीं? हाँ, क्या कहते हो जो चश्मा बनाता है चश्मे के डॉक्टर को? अरे चश्मे के डॉक्टर को क्या कहते हो? ऑप्थोमोलॉजिस्ट। क्या बोलते हो? ऑप्थोमोलॉजिस्ट। लिखना नहीं है, कोर्स नहीं है, ठीक है ना? अरे ठीक है बच्चों, ऑप्टिक्स क्या है देखो, उसी से रिलेटेड है। ऑप्टिक्स क्या है बच्चों? स्टडी ऑफ लाइट है। क्या है? स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, मैं विजिबल लाइट की ही बात करूंगा यहाँ पर। अरे ठीक है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होगी उसी की बात करेंगे। ठीक है, अरे हो गया। देखो बच्चों, लाइट में दो नेचर होते हैं, वेव और पार्टिकल दोनों। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो लाइट के बारे में बच्चों थ्योरी दी, न्यूटन ने दी। ठीक है ना? क्या कहते हैं उसको? कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्पस्कुलर लिखना नहीं इसको, थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, देखो इसके हिसाब से उन्होंने रिफ्लेक्शन बच्चों प्रूव कर दिया। ठीक है, कैसे होता है? मान लो कोई चीजें हमको दिखती कैसे है, कोई भी बच्चों, फॉर एग्जांपल ये रॉड हुआ, ठीक है ना, लाइट सोर्स है। उन्होंने कहा कि बच्चों जो आपका लाइट सोर्स है उससे पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स। ये हमारी आंखों पर गिरते हैं बच्चों, हमारी आंखें क्या होती हैं? पार्टिकल्स के लिए सेंसिटिव होती हैं। अरे भाई कोई पार्टिकल है बच्चों, उसमें एनर्जी और मोमेंटम तो होगा, तुम्हारी आंखों को ट्रांसफर करेगा, जिससे हमको दिखती हैं चीजें, हमको दिखती हैं। ये था आपका कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। इससे रिफ्लेक्शन ही प्रूफ हो गया बच्चों। ठीक है ना? अगर आपका ध्यान दो, अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो जिस एंगल पर आपका इंसिडेंट होता है उसी एंगल पर आपका रिफ्लेक्शन भी होता है। पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बच्चों रिफ्लेक्शन भी इस थ्योरी के हिसाब से प्रूफ कर दिया। रिफ्रैक्शन के लिए उन्होंने कहा, रिफ्रैक्शन में थोड़ी दिक्कत आ गई बच्चों। मान लो कोई लाइट है बच्चों, ये क्या है? डेंसर है, ये क्या? मीडियम रेयरर है। ठीक है, मान लो बच्चों ऐसा समझ लो, रेयरर से डेंसर जा रही है। क्या जा रही है? रेयरर से डेंसर। मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों। उन्होंने कहा कि भाई लाइट आपकी नॉर्मल की ओर बेंड होती है। क्यों बेंड होती है? क्योंकि बच्चों जो पार्टिकल्स पर है, पार्टिकल जो है, कॉर्पस्कुलर जो पार्टिकल्स है ना, उस पर फोर्स किधर लगता है? नॉर्मल की ओर। किधर लगता है बच्चों? नॉर्मल की ओर।
तो पार्टिकल्स को इधर अट्रैक्ट कर लिया नॉर्मल की ओर, तो सीले किधर बेंड हो गई बच्चों, इधर आपकी बेंड हो गई, तो फोर्स किधर लगा, नॉर्मल की ओर। तो सोचो जिधर फोर्स लगता है बच्चों, वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर ही चेंज आता है। अरे आता कि नहीं आता, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में चेंज आएगा ना, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में। मतलब जो टेंजेंट है, टेंजेंट के लॉन्ग, सरफेस के लॉन्ग जो वेलोसिटी है वो तो सेम रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, कि सरफेस के लॉन्ग तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा बच्चों, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम रहना चाहिए। मान लो इधर क्या है बच्चों, वेलोसिटी v1 है और इधर वेलोसिटी क्या है, v2, तो अलोंग द कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों बताओ, ये आई है तो ये क्या होगा 90 माइनस आई, तो ये कंपोनेंट क्या होगा v1 cos 90 माइनस आई मतलब v1 sin आई, और इधर क्या होगा बच्चों, ये r है तो क्या होगा ये v2 sin r, होगा नहीं होगा बच्चों, अरे होगा ना। तो उनके हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों, v1 sin i इक्वल टू v2 sin r, v2 क्या आना चाहिए, v1 sin i बाई sin r। अच्छा बच्चों बताओ आई बड़ा है कि यार, आई बड़ा है, अरे आई बड़ा है ना, तो साइन आई भी बड़ा होगा साइन आर से, तो ये टर्म क्या आएगा, एक से बड़ा आएगा, अरे आएगा ना, मान लो 2 है तो v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2v1 आ जाएगा। तो बड़ा कौन होगा बच्चों, v2। v2 किस मीडियम में स्पीड है, डेंसर, तो उनके हिसाब से डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा, बट ऐसा होता है क्या, नहीं, डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होती है, कम होती है, तो ये थ्योरी भी क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है ना। तो इसका इलाज हाइगेंस ने दिया बच्चों, काफी देर तक चलती रही, कम से कम 100 साल तक चलती रही, कि न्यूटन को भाई न्यूटन की थ्योरी गलत है, ये कहना किसी के ठीक है ना औकात में है नहीं, समझ पा रहे हो ना, न्यूटन को भाई गलत साबित करना कोई बड़ा आदमी ही कर पाएगा। तो उन्होंने बच्चों ये जो थ्योरी दी थी काफी साल तक चलती रही, मतलब 100-150 साल तक चलती रही। तो इसके बाद बच्चों बताया ना एक्सपेरिमेंटली ये रॉन्ग हो गया, इसका मतलब क्या है, लाइट का पार्टिकल नेचर तो है नहीं। इसके बाद आए क्रिस्टोफर हाइगेंस, उन्होंने क्या कहा कि लाइट क्या है बच्चों आपका, वेव नेचर पजेस करता है, क्या करता है, वेव, लाइट वास्तव में क्या है, पार्टिकल नहीं है, क्या है, वेव। इसके हिसाब से बच्चों उन्होंने रिफ्रैक्शन प्रूव कर दिया, ठीक है, इंटरफेरेंस प्रूव कर दिया, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, सब कुछ प्रूव कर दिया। बट बच्चों आपने एक टर्म सुना होगा, ये आपके कोर्स में भी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों, अगर मान लो कोई मटेरियल है, ठीक है, अगर उस पर मैं लाइट पार्टिकल्स को इंसिडेंट कराऊं मैं, ठीक है ना, लाइट को बच्चे इंसिडेंट कराऊं, तो क्या होता है उससे आपके इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या करेंगे, उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी ही तो है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके बच्चों बाहर निकलने लगते हैं, इसी क्या कहते हो आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब वेव थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए था, सोचो, वेव बच्चों क्या है, कंटिन्यूअस आ रही है, ठीक है, तो सोचो अगर मान लो बच्चों कोई तुमने मटेरियल लिया, तुमने काफी ज्यादा बच्चों उस पर लाइट गिराई, ठीक है, तुमने उस पर काफी ज्यादा लाइट गिराई, तो कोई सा भी बच्चों मटेरियल हो, कुछ देर बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन काफी सफिशिएंट एनर्जी ले लेगा और वो बाहर निकल जाएगा। तो कोई सा भी फ्रीक्वेंसी का अगर वेव हो, ठीक है, किसी फ्रीक्वेंसी का लाइट हो, वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा, निकाल देना चाहिए था, नहीं निकाल देना चाहिए था बच्चों, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ऐसा नहीं हो रहा है बच्चों। और ये आइंस्टीन ने प्रूव किससे किया बच्चों, ये उन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी से प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई लाइट कैसे चलता है, पार्टिकल्स के फॉर्म में चलता है, अगर उस देखो उस पार्टिकल बच्चों, एक पार्टिकल है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा वो, अगर उस पार्टिकल के पास सफिशिएंट एनर्जी है तो इसको निकाल देगा मेटल के बाहर, अगर नहीं है तो कितने भी पार्टिकल आप इंसिडेंट कराओ उससे मैटर नहीं करता। तो इसका मतलब फिर से क्या हो गई, वेव थ्योरी रॉन्ग हो गई, पहले पार्टिकल था फिर वेव आया, फिर भी दिक्कत बनी रही, ठीक है ना, तो फिर डिब्रोगली आए, वैसे डिब्रॉय बोलते हैं इनको, मेरी आदत खराब है तो मैं डिब्रोगली बोलता हूँ, ठीक है, हाँ डिब्रॉय बोलते हैं इसको, ठीक है। उन्होंने कहा भाई लाइट में वेव और पार्टिकल नेचर दोनों है,
इसीलिए हम पढ़ते हैं चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, अरे भाई पहले अभी क्या पढ़ोगे, रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे, उसके बाद क्या पढ़ोगे, वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद क्या पढ़ोगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर। इसके लिए डिब्रॉय को नोबेल प्राइज ही मिला था। अरे ठीक है, अरे भाई इन्होंने डायलेमा दूर कर दी थी बच्चों कि कोई भी मैटर है सब में, तुम भी आ रहे हो ना, तुम में भी पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर है। तुम्हारी वेवलेंथ मान लो वेलोसिटी v है, तुम्हारी वेवलेंथ क्या होगी, h/mv। ठीक है, अरे भाई लाइट के हिस्ट्री के बारे में कुछ क्लियर हुआ। ठीक है, तो बच्चों हम इसमें क्या मानेंगे, लाइट को वेव नेचर तो मानेंगे नहीं, क्या मानेंगे, पार्टिकल नेचर मानेंगे। लाइट किसमें चलती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मेजॉरिटी केस में ऐसा ही होता है बच्चों, लाइट आपका स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। ठीक है, बेंड कब करती है, वेव नेचर कब दिखाती है, हाँ जब बच्चों लाइट का जो, जिस मान लो इससे टकरा रही है, कोई ऑब्स्टेकल है, जब इस ऑब्स्टेकल का जो ऑर्डर है ना, उसके वेवलेंथ का ऑर्डर है। वेवलेंथ कितनी होती है बच्चों, 400 700, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। क्या ये बहुत छोटी नहीं है बच्चों, तब दिखेगा तुमको वेव नेचर, अदरवाइज तुमको पार्टिकल नेचर ही दिखेगा, मतलब रे ऑप्टिक्स तुमको दिखेगी, वेव ऑप्टिक्स नहीं दिखेगी। अरे यारी बात समझ में। ठीक है बच्चों, ऑप्टिक्स को क्या किया हमने, कितने कैटेगरी में डिवाइड किया, दो। क्या है पहला, रे ऑप्टिक्स, या इसी क्या कहते हो, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी कहते हो, क्या कहते हो, आपने जो भी अभी तक पढ़ा है आपने स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल माना है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है ना, अगर वेव होता तो बहुत दिक्कत हो जाती इसमें। ठीक है, और उसके बाद क्या था बच्चे, दूसरा आपका वेव ऑप्टिक्स। ठीक है ना, क्या हमने पढ़ा इसमें, रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और इसमें क्या होगा आपका, रे ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव। इससे बच्चों क्या प्रूफ हुआ था आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह सकते हो। अरे क्या हो सकता था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और या जनरल जो इमेज फॉर्मेशन होता है ना बच्चों, वो इसी से होता है। वेव ऑप्टिक्स देखो बच्चों, वेव में तुमको पढ़ाया था क्लास 11th में इंटरफेरेंस वगैरह, अरे पढ़ाया था ना, इंटरफेरेंस पोलराइजेशन, तो ये सब किससे प्रूफ हुआ था आपका, वेव नेचर से। लाइट आपका इंटरफियर भी करती है, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पढ़ोगे आप, YDSC काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन भी होता है, ये भी क्या बच्चों आपका वेव नेचर है। ठीक है ना, पोलराइजेशन भी है, वो भी क्या आपका वेव नेचर है। ठीक है, लिख लो इसको। ऑनलाइन वाले बच्चों अभी तक कोई दिक्कत है, नो सर। सर एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता दीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोस्त आएगा ना, अभी समझ लो कि वेव थ्योरी से आपका प्रूफ नहीं हो पाया था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी से प्रूफ हुआ था, चैप्टर अलग से है पूरा। ठीक है, बहुत डिटेल पढ़ाएंगे उसको। ओके सर। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, हेडिंग डाल लो बच्चों, लाइट।
लाइट मतलब विजिबल लाइट की बात करेंगे इसमें, ठीक है। दारू है, छुपा कह रहे हो फिर? सर एक बार पहली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। दोस्त यही लिखना है तुमको। नहीं सर, सबसे पहली वाली। अरे लिखना यही है। सर आप ग्राफ बनाए थे ना कोई सा, वो दिखा दीजिए। क्या बनाया था भाई? कुछ लिखना नहीं है दोस्तों, मैं समझा रहा था। हाँ सर ये वाली। हेडिंग डालो बच्चों लाइट, ठीक है ना। लाइट क्या है बच्चों? अरे क्या है? प्रकाश। चाउमीन वाला है ना उसका नाम प्रकाश है। हाँ सही उसका नाम, ठीक है, सही है उसका नाम प्रकाश है, ठीक है। क्या है बच्चों लाइट आपका? अरे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। क्या करता है? हमको देखने में मदद करता है, ठीक है ना। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच कॉजेस सेंसेशन ऑफ विजन। लिख लो लाइट की डेफिनेशन। लाइट हाँ, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, ठीक है। लाइट फॉर्म नहीं कह सकते, लाइट है। लाइट इज एन क्या बोलेंगे, उसका पार्ट है, ध्यान देना स्पेक्ट्रम का पार्ट है ना, ठीक है ना। हाँ, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कॉजेस सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमको देखने में मदद करता है। अरे कभी आएगा नहीं लिखने को डेफिनेशन। अरे लिख लिया बच्चों, ठीक है। लिखो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अरे कुछ भी लिख लो यार, ना लिखो कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। कह रहा हूं नहीं आएगा कभी। ये तो लिखवाया गया होगा ना 10th में तुमको, वही से देख के लिख लेना। ठीक है, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, पहला लिखो बच्चों, ठीक है। क्या था बच्चों? पहला क्या है कि लाइट आपका वैक्यूम में या एयर में स्ट्रेट लाइन में चलती है, किस स्पीड से? 3 × 10⁸ होता है, मतलब अप्रोक्सीमेट होता है। लिखो लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम, light travels in vacuum with 3 × 10⁸ meter per second in straight line, in straight line, ठीक है। दूसरा बच्चों, लाइट क्या है आपका? क्या लाइट को ट्रेवल करने के लिए क्या कोई आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। तो लाइट क्या है आपका? अरे नॉन मैकेनिकल वेव। क्या है? नॉन मैकेनिकल, ठीक है। लिखो लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। पहले ये लोग कंसीव ही नहीं कर पा रहे थे कि लाइट आपका बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकती है भाई, ठीक है ना। अरे भाई ज्यादातर जो वेव थी, सोचो आपकी रस्सी में वेव हो गई, पानी में वेव हो गई, साउंड वेव हो गई, सारे के बच्चों सारे को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने सबने सोचा था कि एक आपका मीडियम में ईथर बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? ईथर। हाँ, मैंने आपको बताया शायद माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, मैंने बताया था, मुझे याद है। 10th नहीं पढ़ी थी मैंने, शायद 11th में बताया होगा। अरे ठीक है, तो उसके हिसाब उन्होंने एक्सपेरिमेंट से बच्चों प्रूव किया कि वास्तव में ईथर आपका नहीं है। लाइट कैसे चलती है आपकी? बिना किसी मीडियम के ट्रेवल कर सकती है। और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बताया था कैसे ट्रेवल करती है। अरे बताया था ना भाई, ठीक है। दूसरा बच्चों, अच्छा तीसरा लिखो, तीसरा लिखो when light encounters a polished surface, when light encounters a polished surface, it goes back, it goes back in its
earlier medium. This process is called reflection of light. This process is called reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अरे भाई जब लाइट आपका पॉली सरफेस इनकाउंटर करती क्या करती है, उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हो आप, या ऐसे लिख लो बाउंसेस बैक इन इट्स अर्लियर मीडियम। क्या हो गया बच्चों, इसी को रिफ्लेक्शन कहोगे। चौथा क्या हो गया, रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, क्या होता है बच्चों, when light goes from one medium to other medium, लिखो when light goes from one medium to other medium, it deviates from its original path. It deviates from its original path. This process is called refraction. This process is called original path. This process is called refraction. पांचवा लिखो बच्चों पॉइंट, ठीक है ना। इन डिफरेंट मीडियम लाइट हैज डिफरेंट स्पीड। डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है बच्चों, डिफरेंट होती है। रिफ्रैक्शन इसी कारण होता है, जो आपका डिस्पर्जन होता है इसी कारण होता है। ठीक है, लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, आप हाँ हाँ ये सब मैंने बताया था क्या क्या, अरे ठीक है भाई, डिफरेंट मीडियम में स्पीड क्या होती है लाइट की, डिफरेंट होती है। इसके लिए आपने एक टर्म सुना होगा बच्चों, अरे भाई बात बंद, ठीक है ना, क्या सुना होगा आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्या सुना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों वास्तव में क्या होता है, या म्यू से दिखाते हो या एन से दिखाते हो, ये स्पीड्स का रेशियो होता है। क्या होता है, स्पीड का रेशियो। डिफाइन किस लिए होता है बच्चों, ये मीडियम की डेंसिटी बताने के लिए यूज होता है। जो मीडियम ज्यादा डेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। जो मीडियम कम डेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम डेंस है। बट ध्यान देना, सोचना इस बात को, मान लो मैं कह रहा हूं तुम लंबे हो, ठीक है ना, माइक कंपैरिजन में, बट क्या तुम सबसे लंबे हो, नहीं। तुम क्या नाम है, आयुष नाम है ना आपका, शिवांश, हाँ, तो शिवांश से कंपैरिजन में छोटे हो, समझ पा रहे हो। तो जब ये डेंसर या रेयर बताया जाता है बच्चों, तो किसी के रिलेटिव बताया जाता है। अरे ठीक है ना, तो ये कहना गलत है कि डेंसर है रेयर है, किसके रिलेटिव आपका है ये बताना जरूरी है। हाँ, जरूरी नहीं है वैक्यूम के रिलेटिव। अगर कुछ नहीं कहा जाता तो किसके रिलेटिव लेते हैं, वैक्यूम या एयर के रिलेटिव। अगर कहा जाए तो भाई उसके रिलेटिव लेंगे। अच्छा बताओ, मैंने बताया ना डेंस ज्यादा होगा तो म्यू क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। अच्छा इमेजिन करो सिचुएशन, तुम एक घने जंगल में दौड़ रहे हो और एक जंगल जिसमें आपका डेंसिटी कम है, मतलब काफी साफ है, उसमें दौड़ रहे हो, इसमें स्पीड ज्यादा होगी, डेंस वाले में क्या होगा, स्पीड क्या होगी, कम होगी। अरे भाई न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी इसीलिए गलत हो गया था ना बच्चों, डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है, ठीक है ना। तो बच्चों म्यू ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी, कम। म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए बच्चों, अरे आना चाहिए ना। तो म्यू1 बाई म्यू2 क्या आना चाहिए बच्चों, v2 बाई v1 आना चाहिए, अरे आना चाहिए ना। इसी को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो। वास्तव में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव ही होता है, बताया ना मैंने आपको। हाँ देखो, लिखो बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 रिलेटिव टू मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1
relative to medium 2 is defined as देखो बच्चों दो सिंबल होते हैं, एक तो μ1 2 कह दो या n1 2 कह दो। इसका कभी कभी इसको ऐसा भी लिख देते हैं बच्चों, ठीक है, 1 का 2 के रिलेटिव। ध्यान देना, तो स्पीड किसकी आएगी बच्चों ऊपर, देखो ध्यान देना, ये μ1 बाई μ2 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। किसकी स्पीड ऊपर आएगी बच्चों, अरे v2 आएगी ऊपर, v2 बाई क्या होगा v1। रीजन समझ में आया कि बच्चों डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है बच्चों। ठीक है, लिख लिया। अभी कुछ नहीं है भाई, अभी कुछ तो मैंने कि नहीं कहा कहाँ इंटर करनी कहाँ जा रही है, ठीक है। हाँ अरे क्वेश्चन कराऊंगा भाई, क्या है लोड ले रहे हो, ठीक है। नोट में लिखो बच्चों, इफ नथिंग इज गिवन, इफ नथिंग इज गिवन देन मान लो मतलब ऐसा है कि मान लो ये कह दिया मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब किसके रिलेटिव है ये चीज नहीं दिया है आपको, तो क्या होगा, दूसरा वाला मीडियम क्या होगा बच्चों 1, दूसरा वाला मीडियम क्या मान लेंगे हम, वैक्यूम मान लेंगे। देन if nothing is given, then second medium is vacuum or air, then second medium is assume vacuum or air, ठीक है। अरे ठीक है बच्चों, देखो नोट अगर हुआ, फिर से रिपीट कर दीजिए। if nothing is given, then second medium is assume air or vacuum, लिख लिया, अरे लिख लिया ना बच्चों। अगर मान लो ऐसा कहा जाए म्यू मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वास्तव में क्या बच्चों, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिलेटिव है, एयर या वैक्यूम के रिलेटिव, ठीक है। किसकी स्पीड ऊपर होगी बच्चों, एयर की स्पीड ऊपर होगी, बताया था ना। अरे ये क्या बच्चों, म्यू मीडियम बाई म्यू एयर, यही तो है। और किसकी स्पीड ऊपर होगी बच्चों, एयर की। एयर की स्पीड को क्या लिखते हो बच्चों, सॉरी एयर की स्पीड नहीं, मतलब एयर में लाइट की स्पीड, ठीक है। अरे हाँ मतलब, बट मुझे सही तो बोलना है ना। और मीडियम की स्पीड क्या होगी बच्चों, नीचे आएगी, ठीक है। अब 10th में यही फार्मूला पढ़े होगे तुम, 10th में क्या पढ़े होगे, यही पढ़े होगे। अब उनके स्कूल में ये, उनके स्कूल में डायरेक्ट ये बता दिया जाता है, और मैं ऐसे एक्सप्लेन किया था, तो उन लोगों ने भाई मेरी खटिया खड़ी कर दी, सर से कहा दिया है कैसे पढ़ा रहे हैं। अरे भाई जो सही होता है वास्तव में चीज, अगर आप सही से पढ़ाओ तो यही तो सही है ना। हाँ यही सही है। हाँ 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 क्या, नहीं नहीं होता है, बेंड होता है, नहीं बेंड होता है लेकिन वो वापस थोड़ी ना उसी लाइन पे आता है, हाँ। वहां से बेंड होकर सीधे तो उसका पास होते ही लगता है कि हमें एक साथ नहीं 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 नहीं, एक ही जाता है सेम रास्ते में, अभी बता दूंगा तुमको, ठीक है। अरे ठीक है बच्चों, अरे भाई अभी मैं बता दूंगा। क्वेश्चन लिख लो बच्चों, एक लिखो, स्पीड ऑफ light in glass is, speed of light in glass is 2 × 10⁸ meter per second,
2 into 10 to the power 8 meter per second. Find its refractive index. Speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Find its refractive index. क्या होगा बच्चों, एक लाइन में बताओ. क्या होगा आपका 1.5. या अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो स्पीड पता कर सकते हो, राइट? ठीक है. दूसरा लिखो. इफ लिखो. सर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? देखो बच्चों, ये कितना आया था, अरे बता दे रहा हूँ. क्या था बच्चों? म्यू पूछा था ना, म्यू ग्लास पूछा था ना. यस सर. मतलब एयर के रेस्पेक्ट में है तो क्या होगा, इसकी स्पीड ऊपर आएगी एयर की. एयर मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 10 to the power 8 अपॉन 2 into 10 to the power 8. तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये 1.5 ये आ जाएगा. ठीक है ना. लिखो दूसरा क्वेश्चन लिखो. इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 to the power 8 meter per second. If speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second and refractive index of glass relative to water and refractive index of glass relative to water is 9/8 is 9/8. Then find speed of light in water. Then find speed of light in water. अरे चुप रहो यार, तुमसे किसी ने पूछा नहीं. 9/8 लिखा है मैंने. किसी बच्चे को अभी तक दिक्कत है ऑनलाइन में? 9/8 क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर. स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपको चाहिए. टू देखते हैं क्या, तो क्या आंसर प्राइस दे तुमको एक लाइन क्वेश्चन के लिए. निकल गया. क्या होगा बच्चों इसमें? किसका है? ग्लास का. किसके रिलेटिव बच्चों दे रखा है? वाटर के रिलेटिव. ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 9/8. बच्चों किसकी स्पीड ऊपर आएगी? ग्लास. वाटर की. ठीक है ना. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. तो वी वाटर कितना आ जाएगा बच्चों? 9/8 इंटू वेलोसिटी इन ग्लास कितना आ जाएगा बच्चों? 2 into 10 to the power 8. तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अरे आ गया समझ में? ठीक है बच्चों. देखो ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा बचपन में, v इक्वल टू एफ लेमडा. अरे पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है? अरे v इक्वल टू एफ लेमडा पढ़ा है भाई साउंड में. ठीक है. ठीक है. v क्या होता है? वेलोसिटी. f क्या होता है? फ्रीक्वेंसी. लेमडा क्या होता है? वेवलेंथ. अरे लेमडा क्या होता है बच्चों? वेवलेंथ. बच्चों ये रिलेशन थोड़ा बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है. थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है. क्या v प्रोपोर्शनल टू f है? क्या v प्रोपोर्शनल टू f है क्या? नहीं सर. क्या दोनों में किसी पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? हाँ. अरे भाई दोनों गलत है बच्चों.
v किस पर डिपेंड करता है बच्चों? वेलोसिटी मीडियम की प्रॉपर्टी है। अरे ठीक है ना, मान लो तो किसी जंगल में दौड़ रहे हो, तुम्हारी स्पीड तो मान लो तुम्हारी कुछ कैपेसिटी है, भाई जंगल कितना घना है उस पर डिपेंड करेगा। समझ पा रहे हो ना? तो किस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है आपका वेव, उस पर डिपेंड करेगा बच्चों। और फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है बच्चों सोर्स कौन सा है, ठीक है ना? अरे क्या है? सोर्स पर डिपेंड करता है। अरे आ रही बात समझ में? इस पर डिपेंड करता है सोर्स पर। अगर सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? सेम होगी। लेमडा क्या होता है? उन दोनों का रेशियो, ठीक है ना? अरे वेवलेंथ क्या होता है बच्चों? उन दोनों का रेशियो। वेवलेंथ उसके हिसाब से आपका एडजस्ट होता है। अरे ठीक है ना? ओके, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, लिखो। लिखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी and wavelength of incident light are frequency and wavelength of incident light are 400 नैनोमीटर। सॉरी, पहले फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना मैंने। फ्रीक्वेंसी क्या होगा मान लो बच्चों? 600 मेगाहर्ट्ज, ऐसे कर लो। 400 नैनोमीटर frequency of light are 600 megahertz and 400 नैनोमीटर, ठीक है? हाँ, रेस्पेक्टिवली सही है। रेस्पेक्टिवली फाइंड frequency and wavelength of light when it crosses into glass. Find frequency, wavelength and wavelength when it crosses into glass. It crosses into glass, ठीक है ना? मान लो एयर में थी ना बच्चों, शुरुआत में लिखा ना, एयर वर्ड यूज किया ना मैंने। क्या मैंने एयर वर्ड यूज किया है? लिख लेना नो बच्चों, सर। इन एयर। अरे उसी में क्वेश्चन में लिखना, आर 600 मेगाहर्ट्ज एंड 400 नैनोमीटर इन एयर। इन एयर लिख लेना जरूर। इन एयर तो ग्लास में कितनी होगी? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ना आपको? अरे 1.5 आ गया ना, उसका यूज करना है। और इसका यूज करना है बच्चों, v इक्वल टू एफ लेमडा का। हाँ, अच्छी बात। गलत कर रहे हो, पहले निकालो। देखो बच्चों, हिंट दे रहा हूं, क्या फ्रीक्वेंसी पर कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। तो फ्रीक्वेंसी इन ग्लास क्या होगी? सेम। एफ ग्लास क्या होगी? 600 मेगाहर्ट्ज। अरे हुई नहीं होगी बच्चों? क्या नैनो मतलब? नैनोमीटर में ही आ जाएगी ना, यूनिट क्यों चेंज कर? हाँ, उसको कोई मतलब है नहीं, नैनोमीटर में ही आ जाएगी ना दोस्त। वेवलेंथ ही निकालनी है ना। देखो दूसरा क्या है बच्चों? वेलोसिटी आ जाएगी नहीं आ जाएगी ग्लास में? कैसे ही करके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करके। तो वी आ गई, वी आ गया, एफ तुमको आ गया, ग्लास में सेम है, तो लेमडा भी क्या आ जाएगा? आ जाएगा। अरे नैनोमीटर में आएगा ना वेवलेंथ। कितना? हाँ, ऐसा समथिंग आएगा।
क्या लिख लिया? अरे बच्चों वी ग्लास कितना हो जाएगा? सी बाई म्यू। अरे यही हो जाएगा ना, सी कितना है? ये 2 इंटू 10 टू द पावर। देखो बच्चों इसको ऐसा भी सोच सकते थे डायरेक्ट। एफ क्या रह रहा है बच्चों? सेम रह रहा है, राइट? एफ क्या रह रहा है आपका? रह रहा है। एफ क्या होगा आपका? वी बाई लेमडा। ये दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। तो सी सी एयर, सी जो है सी बाई लेमडा एयर। अरे भाई एयर में वेवलेंथ क्या थी? लेमडा एयर लिख दो। इक्वल टू क्या होगा बच्चों? वी अपॉन लेमडा मीडियम, या ग्लास कह दो। तो बताओ लेमडा ग्लास क्या हो जाएगा? लेमडा एयर इंटू वी बाई सी। वी बाई सी बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उल्टा है। अरे है ना, म्यू क्या होता है? सी बाई वी होता है। तो ये कितना आ जाएगा? लेमडा एयर बाई म्यू। अरे क्या आ जाएगा? लेमडा ग्लास क्या आ जाएगा? लेमडा एयर बाई म्यू। लेमडा एयर कितना है? 400। म्यू कितना है ग्लास का? 1.5। कितना आ रहा है? 266। यही आ रहा है। ऐसा सोच लो, ऐसा सोचो। v बच्चों क्या है आपका? सॉरी f क्या है आपका? v बाई लेमडा। f फिक्स है, ठीक है। v घटेगा बच्चों, रेशियो सेम रखने के लिए क्या होगा? लेमडा को भी घटना पड़ेगा। अरे भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है बच्चों। भाई अगर v घटेगा तो लेमडा भी घटेगा, v बढ़ेगा तो लेमडा भी बढ़ेगा। मान लो कोई रेशियो है बच्चों 4/8 है। मान लो 4 को तुमने क्या कर दिया? आधा कर दिया। क्या कर दिया? 2। इसको भी क्या होना पड़ेगा? आधा होना पड़ेगा, तभी रेशियो आपका सेम रहेगा ना। तो वहां पर ही हो रहा है, आपका v घट रहा है, मीडियम में जाएगा तो लेमडा भी क्या होगा? कम हो जाएगा। या v आ गया है ना बच्चों, v इक्वल टू एफ लेमडा, से वहां से भी लेमडा निकाल सकते हो, सेम बात होगी। अरे भाई f आ गया है ना, v ग्लास आ गया है, v इक्वल टू एफ लेमडा से भी निकाल सकते हो, सेम बात होगी। लिख लिया? किसी को दिक्कत अभी तक? भाई शर्माओ नहीं बोलना। अगर जब आपने 2 into 10 to the power 8 रखते हैं और 600 मेगाहर्ट्ज रखते हैं, क्या? तो अगर आपका 600 और 2 into 10 to the power 8 रखते हैं, अच्छा क्या कह रहे हो? वैसे सेम है तो 600 रखते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, v बदल गया, बदल गया, लेमडा निकाल सकते हो। क्या कर रहा हूँ अभी, सुन तो। हो गया? अरे हो गया भाई, ठीक है बच्चों। हेडिंग डाल लो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ। हम्म। अगर इसकी वेलोसिटी निकालें तो वो क्या? अरे हाँ, हाँ हो सकता है। हाँ मैंने क्वेश्चन बनाया है अभी ऑन द स्पॉट, ठीक है। अरे कॉन्सेप्ट समझाना था। अरे भाई क्या, मान लो अगर ऐसा लाइट है, ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी भावनाएं, मैंने क्वेश्चन ऑन द स्पॉट बनाया भाई। क्यों नहीं है? 2 अरे 3 करोगे तो 45 समथिंग आ जाएगा ना। आप 600 उसकी वैल्यू रखो, इसकी नाम पे तो निकालेंगे।
लेमडा और 2 into 10 to the power 8 अगर आप देखो सेम आना चाहिए ना, आ नहीं रहा है। कह नहीं आएगा, कह नहीं आएगा, v इतना है ना, ये तो 300 आ रहा है क्या? अच्छा डेटा, डेटा असल में ओरिजिनल डेटा ही मैंने गलत लिया है ना। सर हमने वहां पे वेलोसिटी 3.10 पर 8 दी है। हाँ वो यहाँ पर, डेटा लग गया है। हाँ वही कह रहे हैं, डेटा थोड़ा रख लिया ना, डेटा मैं मॉडिफाई कर दूंगा। अच्छा क्या कर रहे थे सोचो, अगर सर व्यू चेंज कर सर मीडियम चेंज अरे सुन लो, ये 3 × 10⁸ है ना, मान लो 600 मेगाहर्ट्ज ले रहे हैं बच्चों, 6 × 10⁻, आपका मेगा मतलब 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा लेमडा, तो लेमडा कितना आ गया बच्चों, मेगाहर्ट्ज मतलब यही हुआ ना 0 पॉइंट, हाँ ये कर लो तुम। तो हो गया। अब लेमडा क्या कर लो बच्चों, 0.5 मीटर कर लो, क्या कर लो, अभी आ जाएगा। अरे ठीक है, उसको काट लेना, अरे ठीक है भाई, हाँ अरे मेरा उद्देश्य कंसेप्ट समझाना था, ठीक है, उसको 0.5 कर लेना बच्चों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, लेमडा क्या आ जाएगा 0.5 बाई 1.5, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 1/3 या 0.33 मीटर। अब उससे भी करना सेम आएगा, उसको कट कर लेना, 400 नैनोमीटर की जगह क्या कर लेना 0. ठीक है, अरे हो गया बच्चों, हेडिंग डालो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, क्या होता है बच्चों डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, हाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, व्हेन लाइट इनकाउंटर्स ए पॉलिश सरफेस इट बाउंसेस बैक इन इट्स ओरिजिनल मीडियम, लिखो, व्हेन लाइट इनकाउंटर्स अ पॉलिश्ड सरफेस it bounces back in its original medium. This process is called reflection of light. This process is called reflection of light. Laws of reflection डालो heading. Laws of reflection. Laws of reflection. ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों बताओ, पहला लॉ क्या था, ठीक है ना, देखो बच्चों सबसे पहले डायग्राम बनाओ, अरे चुप रहो भाई, आता है, ये बच्चे देखो जो लाइट गिरती है उसको क्या कहते हो, इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पर गिरती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पर बच्चों आप सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन खींचो, नॉर्मल हो गया, एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल क्या हो गया, एंगल इंसिडेंस, जो रिफ्लेक्ट होकर जाती है रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये डायग्राम बना लो, ये लिख लेना इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, क्या लिख लिया, ये ठीक है,
पहला लॉ लिखो बच्चों, इंसिडेंट रे ऐसा सॉरी ऐसा लिखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा लॉ लिखो बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रैकेट में आई लिख लेना इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, ब्रैकेट में आर लिख लेना। दूसरा लॉ लिखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है बच्चों, अब बताओ यूज क्या है दूसरे लॉ का? तो यूज तो होगा। देखो बच्चों, एक कोई पेन दे दो पतली सी, कोई डिफरेंट कलर की दो, लाओ। देखो बच्चों, क्या दिख रहा है सभी को? ठीक है, ये मान लो तुम्हारा ब्लैक वाला नॉर्मल हो गया, रेड वाली क्या हो गई? इंसिडेंट रे हो गई। अब तुम ये कह रहे हो सर इंसिडेंट रे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। मान लो ये आर है, यही कह रहे हो ना? बट अभी यार आपका बच्चों ये रे आपका फिक्स नहीं हुई। अगर सोचो इतना ही एंगल है ना, दिख रहा है आपको? अगर इसको इधर मोड़ दूं मैं, अभी भी सेम एंगल बना रहा है। इसको इधर मोड़ दूं, अभी भी सेम बना रहा है। इधर मोड़ दूं, सेम एंगल बना रहा है। तो आपका रिफ्लेक्टेड रे अभी फिक्स नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। अगर सेम प्लेन में हो गया तो अभी फिक्स हो गया। देखो अभी इसी प्लेन में लाई करेगा, इधर हो गया तभी इस प्लेन में लाई नहीं किया, मतलब गड़बड़ है। इधर लाई करेगा, सेम प्लेन में लाई करेगा। तो ये यूज है सेकंड लॉ का। अरे आगे बात समझ में? अरे ठीक है भाई, ठीक है, सबका कुछ ठीक है। नोट में लिखो बच्चों, नोट में लिखो बच्चों नॉर्मल इंसिडेंस। पहला लिखो नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है बच्चों? नॉर्मल के अलोंग गिरती है। रेस इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल, लिख लो, रेस इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल। ऐसा डायग्राम बना लेना बच्चों। तभी बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चों? 0 है। नॉर्मल से कितना बना रहा है? 0। अगर आई 0 है तो क्या होगा बच्चों? आर भी क्या होगा? 0 होगा। तो भाई रिफ्लेक्टेड रे भी बच्चों देखो उल्टा लौट जाएगी। इसको ऑटोकोलिमेशन कहते हो। क्या कहते हो? ऑटोकोलिमेशन, बहुत यूज होता है। मतलब रे का उसी रास्ते से लौट जाना। ध्यान देना, ये तभी होता है जब क्या होता है बच्चों? नॉर्मल इंसिडेंस होता है। ये क्वेश्चंस में यूज आएगा कि जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रही है। मतलब रे क्या है बच्चों? आपको उसी पाथ पर लौट जा रही है। ठीक है, दूसरा बच्चों ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब सरफेस के अलोंग, सरफेस को छूते हुए, सरफेस को ग्रेज करते हुए। इसमें क्या होगा बच्चों? आपका लगभग आपका रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। आई और आर क्या होंगे बच्चों? आपके 90 होंगे। ये डायग्राम बना लेना। ठीक है बच्चों, ओके, लिख लिया? ठीक है। अच्छा बच्चों, जो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है वो कहां से आया है? देखो लिखवा, ठीक है, लिखना नहीं, इसको समझ लेना, कोर्स में नहीं है। ये रिफ्रैक्शन में भी आएगी बच्चों। ठीक है, फर्मैट्स थ्योरम। ठीक है ना? देखो बच्चों, फर्मैट ने क्या कहा था? जैसे लाइक बच्चों नॉर्मल पर्सन है ना, जैसे अगर आपको यहाँ से मान लो दिल्ली जाना है तो आप वो रास्ता चूज करोगे
कौन सा रास्ता चूज करोगे? शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं चूज करोगे। मान लो शॉर्टेज रास्ते में जाम लग गया, जिस रास्ते में कम से कम टाइम लगे। अरे यही है ना भाई कॉमन सेंस। शॉर्टेस्ट रास्ता है 1 किलोमीटर का, ये जाम लग गया तो नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो कौन सा रास्ता चूज करोगे? जिसमें सबसे कम टाइम लगे। मान लो बच्चों, मान लो ये आपका सरफेस है, ठीक है, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है बच्चों। अब ध्यान देना, आप तो कहोगे सर स्ट्रेट चले जाएंगे, मतलब टकराने के बाद जाना है आपको, ठीक है। इन दोनों के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या मान लो आप? डी मान लो। क्या मान लो? डी। ये मान लो इसकी हाइट क्या मान लो? h1 मान लो। ये क्या मान लो? h2। अब देखो बच्चों, लाइट आपकी यहां टकरा कर जा सकती है ऐसे, यहां टकरा कर जा सकती है ऐसे। अरे भाई कई पास हो सकते हैं ना ऐसे। कौन सा रास्ता चूज करेंगे? अरे भाई कोई भी नहीं, ऐसा रास्ता चूज करेंगे इसमें टाइम कम से कम लगे आपका। अरे नहीं कह सकते भाई। देखो बच्चों, अब टाइम क्या है बच्चों? टाइम का मिनिमा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मिनिमा आना चाहिए। मिनिमा के लिए क्या यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है बच्चों डिफरेंशिएशन? मिनिमा या मैक्सिमम में 0। अरे भाई कर्व ऐसा है तो मैक्सिमम है, मतलब अभी भी स्लोप क्या होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर? 0। या मिनिमा है तो क्या होगा? अभी भी क्या होगा? 0। डी बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों? स्लोप बताता है ना, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा? 0। देखो बच्चों, यहां पर मान लो यहां से क्या हो रहा है? एक्स डिस्टेंस पर वो टकरा रही है। किसमें टकरा रही है? एक्स डिस्टेंस पर। एक्स वेरिएबल है कि नहीं है? अरे है ना वेरिएबल। और कहां तक जाना है बच्चों? इसको यहां पर जाना है। तो ये डिस्टेंस बच्चों टोटल डी है, तो कितना हो गया? डी माइनस, ठीक है। जो टाइम लग बच्चों सेमी मीडियम में है ना, मान लो एयर है, एयर में स्पीड क्या हो गई? सी। तो जो पाथ लेंथ हो गई इतनी हो गई ना। अरे हो ही नहीं होगी बच्चों इतनी। तो बताओ टोटल पाथ लेंथ कितनी हो गई? टी क्या हो गया बच्चों आपका? ऐसा मान लो T1 प्लस T2, पहले वाले में लगा टाइम प्लस दूसरे वाले में लगा टाइम। अरे भाई इतने में लगा टाइम प्लस इतने में लगा टाइम, क्या होगा बच्चों? T1 की लेंथ। T1 क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस h1 का अपॉन c। और वो क्या होगा? h2 का स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भाई यही होगा ना बच्चों? टी होगा। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। अरे भाई ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है ना बच्चों, तो क्या होगा? ये x और ये क्या है? h1। तो क्या होगा? x का स्क्वायर प्लस h1 का स्क्वायर। ये आ गया। ये क्या है? d माइनस एक्स। ये क्या है? h2। ये क्या हो गया? d माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर। आ गया। टाइम के लिए क्या करोगे? डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड क्या है बच्चों? c। मैंने बताया था मिनिमा के लिए क्या करोगे? डिफरेंशिएट। हाँ चला गया भाई, गायब हो गया क्या? एडिट करने पर अंडू करने पर भी कुछ नहीं होगा भाई। देखो चलो कोई बात नहीं। टी क्या आया था बच्चों आपका? अरे सुनो लिखना था, h1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर d माइनस एक्स का। तो dt बाई तुमको क्या करना है बच्चों? dx करना है। अरे किस x के लिए क्या होगा आपका? मिनिमम टाइम लगेगा। क्या आएगा बच्चों बताओ? डिफरेंशिएशन। इस वाले अंदर वाले को क्या मान लो? x। यही को मानते हो ना? तो स्क्वायर क्या हो रहा है? अंदर वाला क्या बन गया? स्क्वायर रूट x, और स्क्वायर रूट x का डिफरेंशियल 1/2 रूट।
h1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और फिर जिसको x माना है उसका डिफरेंशियल 2x आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पर c आ जाएगा, राइट। हाँ, यहाँ पर देखो बच्चों क्या होगा आपका, अगेन सेम काम करो, 1/2 नीचे क्या आ जाएगा, h2 का स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू c नीचे है, और क्या आ गया बच्चों आपका ऊपर देखो 2 टाइम्स d माइनस एक्स, बट यहाँ पर माइनस एक्स है, माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो फॉर मिनिमा क्या होगा, dt/dx क्या होगा बच्चों, अरे भाई dt/dx क्या होगा 0, मतलब क्या होगा आपका x अपॉन, और ये टर्म इसके बराबर होगा x अपॉन h1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, c कैंसिल आउट हो जाएगा ना बच्चों, ये किसके बराबर होगा, d माइनस एक्स अपॉन h2 का स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो बच्चों डायग्राम आपका ये था, समझो ये ऐसा था ना, ये क्या था आपका h1 था, ये क्या था x था, और ये क्या था तुम्हारा, ये क्या था तुम्हारा d माइनस एक्स था, ये क्या था h2। तुमने क्या लिखा है बच्चों, x अपॉन h1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्या लिखा तुमने, x अपॉन h1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, किसके बराबर है बच्चों, d माइनस एक्स अपॉन h2 का स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं सुन लो, देखो ये बच्चों अगर आई है तो ये भी क्या होगा आपका आई होगा, साइन आई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, x अपॉन h1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये वास्तव में क्या है तुम्हारा साइन आई है। और दूसरा क्या बच्चों आपका, अगर ये r है तो ये भी क्या होगा r, साइन r क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, d माइनस एक्स अपॉन h2 का स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या है साइन i इक्वल टू साइन r। बच्चों एंगल क्या है आपके एक्यूट है दोनों, तो मतलब i इक्वल टू क्या होगा r होगा। अरे प्रूफ हो गया ना, किससे प्रूफ हुआ, अरे भाई बेसिक थ्योरी यही थी ना कि टाइम आपका कम से कम लगेगा, ठीक है, तो dt/dx क्या होगा उस समय 0 होगा, तो ये आ गया, ठीक है। रिफ्रैक्शन बच्चों इसी से प्रूफ कर सकते हैं। टाइम हो गया, ठीक है बच्चों, थैंक यू। नहीं तुम्हारे काम करने